जय महाराष्ट्र पब्लिक। आप सभी का स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 9th एंड 10th चैनल के ऊपर। मेरा नाम है नीलेश एंड आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री के नए सेशन के बारे में, नए चैप्टर के बारे में। देखो 9th खत्म हो चुकी है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 9th रिजल्ट आपका आ गया, वो भी बात कर चुके हैं। अब 10th शुरू हो रही है, वो भी आपको बात पता है। तो इसलिए काफी सेशंस हमने बनाए थे पिछले कुछ दिनों में कि शुरू कैसे कर रहा है प्रिपरेशन। 10th में जब आते हैं तो बातें क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब कुछ हमने देखा हुआ था, है कि नहीं। सोशल साइंस में किस तरह से पूरे साल में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, दैट आल्सो वी हैव सीन, है कि नहीं, आपको बात पता है। इंग्लिश में भी कैसे करना है वो भी हमने देखा हुआ था। तो आज हम यहां पे लेने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज आप सबके लिए। आज शुरू करने वाले हैं हम एक सेशन, एक चैप्टर जिससे डर सबको लगता है हिस्ट्री का। लगता है कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही याद रखने हैं। जैसे मैंने कहा था कि भाई इस साल ना आपको डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। इस साल आपको प्रिपरेशन करनी है हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट की, मतलब साइंस की तरह, स्टोरी की तरह आपको हिस्ट्री इस साल पढ़ना है, कि काफी मजेदार है। कॉन्सेप्चुअल भी, प्रैक्टिकल भी, काफी टेक्निकल नॉलेज आपको इस साल के हिस्ट्री में मिलेगा 10th के। तो 10th की जो आज की जो हिस्ट्री के जो टेक्स्ट बुक है जो आपके सामने यहाँ पे, तो सबको पता है। और इसमें कितने चैप्टर्स टोटल? ओके, हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी यू हैव अवेयर अबाउट इट कि 9 चैप्टर्स है। ओके, टोटल 9 चैप्टर्स, सबको बात ये पता है। तो इस 9 चैप्टर्स में आज हम पहला चैप्टर पे लेने वाले हैं जो है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। अब नाम सर ये तो मतलब हमने काफी अलग अलग हिस्ट्री पढ़ी है। इंडिया की लड़ाइयों की हिस्ट्री है, फिर इंडिया के बारे में डेवलपमेंट की हिस्ट्री है, राजा महाराजाओं के बारे में हिस्ट्री है। ये वर्ड काफी अलग है। ये हिस्टोरियोग्राफी एक्चुअली है क्या, कुछ समझ में आ नहीं रहा। ये एक्चुअली है क्या, है कि नहीं? तो वही सारे बातें आज हम करेंगे। देखो होता क्या है, हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है, सब कोई बात मैंने ऑलरेडी बताया है कि मिशन 2027 ये अपना मिशन है। उस मिशन के लिए प्रिपरेशन करना है तो काफी बढ़िया तरीके से आगे जाना पड़ेगा। तो वही सारी बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इस पर्टिकुलर चैप्टर को परफेक्ट करके हम आगे जा सकते हैं, इस चैप्टर को समझेंगे। जैसे मैंने कहा था कि एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है कि एग्जामिनर जो होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं और जो पेपर चेक भी करते हैं, ये सारे जो लोग हैं ना, विचार कैसे करते हैं, सोचते कैसे हैं, ऑल दीज थिंग्स विल गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। तो वही थोड़ी स्ट्रेटेजी आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूं कि किस तरह से इसे मास्टर करना है। कि इन लोगों ने जो पेपर सेट करा हुआ था, पिछले 3 पेपर जो बोर्ड के हैं, वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि वो सोचते कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी के पास टेक्स्ट बुक होगी, मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोग टेक्स्ट बुक साथ में होगी आपके, आप साथ में लेके बैठे होंगे। एंड प्लीज आपके सामने से डिस्ट्रैक्शन जो है ना, जो भी कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कुछ बीच में ऑब्स्टेकल है, उस सबको हटा दो, एक कोने में बैठो। ओके, जहां पे कोई ना आए अगले 1 घंटे तक, ताकि हमें चैप्टर के बारे में सोचे, है कि नहीं। तो क्या है, ये चैप्टर को सिखाने से पहले आपको बताऊं कि हम सब इन सारे चैप्टर्स को डिटेल में लेके, सारे नोट्स को लेके, सारे टेस्ट को लेके हम आ रहे हैं स्कॉलर बैच में, जो कि 4th ऑफ मई को हमने ऑलरेडी ओरिएंटेशन लिया है। सो दिस पर्टिकुलर बैच विल बी गोइंग टू स्टार्ट। ओके, इसके जो लेक्चर्स है वो 6th ऑफ मई 2026 से स्टार्ट होने वाले। ओके, ये स्टार्ट कब होगा? 6th ऑफ मई 2026 से, मतलब ये स्टार्ट होने वाला है बुधवार से। अब देखो स्कॉलर बैच की बात आपको पता है कि प्राइम जो है ना, आपको यहाँ पे 2999 में सबसे कम, मतलब मार्केट में सबसे कम प्राइस में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, सारे लैंग्वेज आपको मिल रहे हैं। मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम है, एज वेल एज आपको लैंग्वेजेस भी है, काफी सारी चीजें हैं। इसमें आपको मिलेगी बुक्स। ओके, प्राइम जो है, प्राइम कॉम्बो में आपको की जो 4 बुक्स आपको मिलने वाली है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर एनरोल कीजिएगा। चैप्टर में आगे जाने से पहले थोड़ी बात यहाँ पे करेंगे। ये आपको आना है आपके अपने वेदांतु के ऐप के ऊपर। तो वेदांतु के ऐप के ऊपर ये सारी चीज आपको अभी मिलेगी। वहां पे आके डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है, वहां पे जाके प्राइम बैच हो, प्राइम बैच आपको अभी परचेज करनी है। ओके, और सेशन में आना है कल से शाम को, ओके, 6 बजे के बाद। आगे चलते हैं। आप सबको पता है कि हमारे महाराष्ट्र में ऑफलाइन सेंटर्स वेदांतु में काफी ज्यादा है। ओके, तो ये सेंटर्स ये है जहां पे जाके अपना ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। ओके, काफी बेहतरीन है, इंटरेस्टिंग तरीके से ऑफलाइन पढ़ने का मजा ही काफी अलग होता है। जो अफोर्ड कर सकते हैं डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी देयर, है कि नहीं। हम आगे चलेंगे, एडमिशन ओपन है और लास्ट फ्यू सीट्स लेफ्ट है। ओके, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, 90% की स्कॉलरशिप मिलेगी ऑन विजिटिंग योर नियरेस्ट वेदांतु लर्निंग सेंटर। तो आप ये वहां पे जा सकते हो। ओके, तो वहां पे आपको काफी ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगी। सिर्फ आपको दिखाना है कि भाई मेरा सिक्का जो है ना, वो सिक्का क्या है, खोटा नहीं है, अच्छा है। तो चलिए बात करते हैं आज के चैप्टर के बारे में। काफी डिफरेंट तरीके से टॉपिक्स आज क्या क्या होंगे, हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। ये डिस्कस करने से पहले आपके दिमाग में काफी क्वेश्चन है कि सर इसका मीनिंग क्या है, वो भी बताने वाला हूं।
टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है। ओके, मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी क्या है, एंड नोटेबल स्कॉलर्स यहाँ पे क्या है, ये सब कुछ चीजें क्या है, मतलब ये आपके लिए बहुत नया है। मैं ये मानता हूं कि नया है वह, नया है वह, ये सारी चीजें ना आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, ये आपको पता है ना। तो वही आपसे मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है कि ये हिस्टोग्राफी एक्चुअली है क्या। हिस्टोरियोग्राफी, चलो आपको पता है कि ना हिस्ट्री मतलब क्या, हिस्ट्री का मीनिंग तो सबको पता है कि भाई पास्ट में घटी हुई सारी चीजें, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है। ओके, अभी मैंने 5 मिनट पहले बोला वो हिस्ट्री हो गया है, मतलब इतिहास का पार्ट हो चुका है कि नहीं। हाँ, वॉट एवर हैपेंड बिफोर दिस सिंगल सेकेंड दैट हैज बीन उसे कंसिडर किया जाएगा हिस्ट्री, उसे इतिहास लिखा जाएगा, उसे इतिहास कहा जाएगा। काफी सिंपल बात है। तो वही आपको बताने के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी मतलब क्या, हिस्टोग्राफी मतलब क्या, मैं आपको यहाँ पे ये समझता हूं। ओके, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, इसका मीनिंग क्या होता है, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब हिस्ट्री को कैसे लिखना है, हिस्ट्री को कैसे लिखना है, उसे लिखने का तरीका, द वे। ओके, इसे कहते हैं द वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। ओके, द वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, यहां पे हम बात पे करने वाले हैं। तो काफी सिंपल वाली बात है कि किस तरह से हिस्ट्री को लिखा जाता है, हिस्ट्री लिखते समय क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, और मैं इसे कनेक्ट करूंगा आपके 9th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर के साथ। याद आ रहा है चैप्टर कौन सा है, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, याद है जो मैंने बात करी थी कि भाई वो जो चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट था, उसमें बात बताई गई थी कि भाई अगर हिस्ट्री लिखना है या हिस्ट्री हमें कहां कहां से पता चलती है, मटेरियल सोर्सेस, ओरल सोर्सेस, है कि नहीं। हाँ, और क्या बताओ, ऑडियो विजुअल सोर्सेस, है ना, रिटर्न सोर्सेस। तो ये सारे सोर्सेस से हमें हिस्ट्री की अनगिनत कहानियां मिलती है, और उस कहानियों को हम एक साथ मिला के कहते हैं कि भाई ये है हिस्ट्री। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। कहानियां हैं, कहानियों से हिस्ट्री है, और वही कहानियों को सच बताने के लिए हम जाते हैं। ये वहां पे एविडेंस आपको मिलते हैं, कुछ गुफाएं मिलती हैं, कुछ केव्स मिलते हैं, कुछ लोगों के हम कहेंगे फुटस्टेप्स मिलते हैं, कुछ चित्र मिलते हैं, कुछ घर मिलते हैं, और उसी से हिस्ट्री को हम वेरीफाई करते हैं, भाई एविडेंस है कि यहाँ पे लोग रहते थे। तो वही सारी बातें जो ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री कैसे लिखा गया है उसके बारे में बात करेंगे। एंशिएंट में हिस्ट्री कैसे लिखा जाता था, मिडिवल में कैसे लिखा गया, मॉडर्न में किस तरह से लिखा गया है, और कौन कौन से वो लोग हैं जो हिस्ट्री लिखते थे, उन्होंने हिस्ट्री लिखने के तरीके को कैसे बदला। सिर्फ एक घटना के बाद, एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना में तीसरी घटना, चौथी घटना, पांचवी घटना, ऐसा नहीं होता। उसको भी अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है। ये बताने का जो तरीका है, ये लिखने का जो तरीका है, हमें काफी लोगों ने बताया। तो हम यहां पे बात करेंगे, पहले तो बात करेंगे हिस्ट्री लिखने का तरीका, देन विल गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी मतलब जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, लोग मॉडर्न बनते चले गए, इंडस्ट्रीज आते चली गई, नई इन्वेंशंस आई, नई डिस्कवरीज आई, उसी के साथ ना हिस्ट्री लिखने का तरीका भी बदलता चला गया। तो वो समझेंगे कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी यहां पे है क्या। उसके बाद हमें बात करेंगे, देखो ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है, हम एनिमल है, हम प्राणी है, हम भूल जाते हैं कि हम प्राणी है। तो ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है जो हमेशा बदलता रहता है, बदलता है, खुद को डेवलप करता है, इवॉल्व होते रहता है, इवोल्यूशन करता है। इसी की वजह से डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी ये हुआ, यूरोप में लोगों को अकल आई, उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई किया कि मतलब डिफरेंट इन्वेंशंस आए, डिस्कवरी आए, तो भाई हिस्टोग्राफी में लिखने के तरीके में भी भाई थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए, नए तरीके से हिस्ट्री लिखनी चाहिए, है ना। तो वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। एंड वो लोग कौन थे भाई जिन्होंने हिस्ट्री को एक नया एक पहचान दी, हिस्ट्री कैसे लिखनी है उसके डिफरेंट तरीकों के ऊपर बात यहाँ पे करी, उन सारे बेहतरीन लोगों से आज हम मिलने वाले। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आप सभी के साथ, लेकिन थोड़ा बात करेंगे कि स्कॉलर में आपको लेक्चर कैसे मिलने वाले। इन द स्कॉलर बैच हाउ व्हाट काइंड ऑफ लेक्चर्स यू विल गेट देयर। एंड लेट मी टेल यू वेरी सिंपल थिंग हियर कि भाई यहाँ पे हम एग्जामिनर के अप्रोच के साथ जाएंगे, इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमें बात यहाँ पे करेंगे, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई ये है एग्जाम वाली पढ़ाई। यहाँ पे कोई टाइम पास पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ पे कोई तुक्के बिक्के नहीं होंगे, यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाई की बातें, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन की बातें। आज है मई, मेरी बात ध्यान में रख लो, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से तो भाई झंडे तुम आराम से गाड़ोगे नेक्स्ट ईयर मिशन 2027 में। तो जो भी लोग मेरे साथ यहाँ पे हैं, जो भी ना मिशन 2027 को यहाँ पे सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मिशन 2027 के लिए हम रेडी हैं।
ओके तो चलिए आपके साथ साझा करते हैं ट्रेंडिंग एनालिसिस मतलब क्या कि प्रीवियस ईयर ओके मैं आपको अभी बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ओके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे हैं और उसका जो एनालिसिस वहां पे करने वाले हैं कि क्या बोर्ड का यहाँ पे पैटर्न रहा है। तो आप सबको पता है कि क्वेश्चन 1A क्या होता है। क्वेश्चन 1A में चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये 3 मार्क के लिए आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक स्पेसिफिकली। देन आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर, ये भी आपका होता है एवरी सेट एंड रीराइट इट, ये 3 मार्क के लिए। डू एज डायरेक्टेड मतलब आपको कोई शॉर्ट नोट वगैरह पे दी जाएगी या फिर जो कॉन्सेप्ट चार्ट है वो दिया जाएगा, वो आपको एनी टू होगा आपका 4 मार्क्स के लिए। राइट शॉर्ट नोट आपको लिखनी है एनी टू ओके 4 मार्क्स के लिए। देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजंस लिखना है जो कि 3 मार्क के लिए आपको यहाँ पे आएगा। एनी 2 मार्क के लिए आपको आएगा एनी टू आपको लिखना है। देन पैसेज सबसे इजी वाला है जो मैंने बताया था परसों वाले सेशन में, है कि नहीं, ध्यान किस पेपर रखना है, ये 4 मार्क है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द डिटेल एनी टू, ये आपका 6 मार्क के लिए, कोई 2 लिखना है तो 3 मार्क के लिए एक यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके बारे में बात हम यहाँ पे करने वाले हैं, ये सब कुछ चीजें आपको बताऊंगा। मार्च 2020 से नवंबर 20, सितंबर 21, मार्च 22, जुलाई मार्च ओके 23, 24, 25, 26 तक हम यहां पे एनालिसिस लेके आए हैं। ये क्वेश्चन के अनुसार है, पहले क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन पूछे गए भाई इस चैप्टर से, वो सब कुछ यहाँ पे लेके आया हूं आप सबके लिए। और इसकी ना एक इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए बनाई है ताकि आपको समझ में आए कि इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके क्या वो बाद में दिखाऊं या पहले दिखाऊं? चलिए बाद में दिखाते। ओके ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, अब आगे चलेंगे, बात यहाँ पे करेंगे इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आए वो रीजन से आए हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं। हाँ अब जो नई स्लाइड है ना वो शायद मुझे लगता है कि अभी दिखानी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। टॉपिक समझने से पहले मैं चाहता हूं कि ना अब आपको ध्यान में रखना है, लास्ट में ना हम इसके बारे में बात यहाँ पे करेंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको तो पता है। अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। ये एनालिसिस जो है ना मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, यहाँ पे दिया हुआ है, आई विल गो टू डिस्कस दैट वन इन द लास्ट ऑफ द सेशन, है कि नहीं, उसमें बात करेंगे क्योंकि मुझे लगता है पहले टॉपिक समझ लेते हैं। 9 से डायरेक्टली 10th में आया हूं तो इतना बड़ा लोड मैं आपको नहीं देना चाहता। सो आई वॉन्ट हियर ऑल ऑफ यू कि थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे ये क्या है हिस्टोग्राफी, ये हिस्ट्री लिखने का तरीका क्या है। जैसे बताऊं, हिस्ट्री लिखने का छोड़ो, हिस्ट्री बताने का तरीका क्या होता है। ओके आपने सुना कोई अगर घटना होती है आपके आसपास तो एक औरत दूसरी औरत को कहती है सिर्फ तुझे बता रही हूं, किसी और को मत बताना, सिर्फ तुझे बता रही हूं, किसी और को बताना। एक ने दूसरे को सिर्फ तुझे बता रही हूँ, दूसरे ने तीसरे को अरे सिर्फ तुझे बता रही हूँ, किसी और को मत बताना। तो ये किसी और को किसी और को किसी और को और को और को और को कहते 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 भाई वो जो बात है वो बात एक फायर की तरह फैल गई। और पहला वाला कंटेक्स्ट जो आपको पता है ना, आपने कभी वो गेम खेला होगा। ओके 5 जने यहाँ पे खड़े तो पहले वाले ने कुछ इशारा किया ऐसे ऐसे, तो उसने कहा ऐसा करना है क्या, उसने भी किया है। फिर उसने क्या अरे ऐसा नहीं है। फिर उसने क्या ऐसा नहीं, अरे हाँ 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 हाँ, उसने क्या अरे हाँ 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 हाँ। मतलब जो फर्स्ट से लेके 5th का जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हुई वो काफी अलग 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 होती चली गई, बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, बेस्ड ऑन द थिंग्स दे हैव सीन, जो उन्होंने देखा है उसके ऊपर बेस्ड रहा, इस मतलब क्या उसके ऊपर निर्भर। तो ये जो है बताने का तरीका अलग अलग हुआ, फिर लिखने का तरीका अलग अलग हुआ, फिर 5वें वाले व्यक्ति ने कुछ और ही समझा। तो हिस्टोग्राफी यही होता है कि भाई जिसने पहली बार लिखा क्या उसने सही लिखा, क्या उसने क्या क्या एविडेंस वहां पे ध्यान में रखे, जिसमें मैंने कहा था मटेरियल सोर्सेस मतलब क्या पत्थर है, क्या बिल्डिंग है, क्या कपड़े है ना। फिर हमने क्या रिटर्न सोर्सेस मतलब पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है, कागज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पत्तों के ऊपर कुछ लिखा हुआ है ना। फिर ऑडियो विजुअल सोर्सेस है, रिटर्न सोर्स भी सब कुछ हमने यहाँ पे देख लिया। ओरल भी सोर्सेस है, बातें कहा जाने वाली, रिटर्न सोर्सेस है, मटेरियल सोर्सेस है, ऑडियो विजुअल सोर्सेस है, ये सब कुछ करके फिर कुछ लिखा गया। तो वो जो है ना बदले ना, वो अलग अलग तरीके से ऐड हो, इसी को हम कहते हैं हिस्टोग्राफी। तो हिस्टोग्राफी किस तरह से वेस्ट में ये डेवलप हुआ वो भी बात पे करेंगे। वेस्ट मतलब क्या, इंडिया के वेस्टर्न साइड में जो भी कंट्रीज है, इंडिया के वेस्टर्न साइड में जो भी कंट्रीज है, जैसे बात करेंगे यूरोप है, अमेरिका है, यूएस है, कनाडा, ये सारी कंट्रीज उन्हें हम वेस्ट कहते हैं कि नहीं। तो उस वेस्ट में क्या डेवलपमेंट हुई, तो काफी सिंपल बात है। देखो हिस्टोरिकल रिसर्च
राइटिंग एंड स्टडीज कैरिड आउट विद द ऑब्जेक्टिव क्या, हिस्ट्री क्यों स्टडी की जाती है? क्योंकि हमें पता चले भाई कि क्रोनोलॉजी मतलब क्या, कि चेन ऑफ इवेंट्स, एक घटना के बाद दूसरी घटना। अब आपको मैं यहाँ पे स्टोरी बताऊंगा, लेकिन ना वो बाद में बताएंगे काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट इवेंट्स मतलब क्रोनोलॉजी क्या है, एक घटना के बाद दूसरी घटना। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी, है ना? या फिर राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ये क्रोनोलॉजी मतलब उसका बेटा 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 उसका बेटा, समझे? मतलब राजा ने लड़ाई की। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, मेरा पेट दुख रहा है, ओके, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर डॉक्टर मेरा पेट दुख रहा है, क्या करूं समझ में आ नहीं रहा, मेरे लो एब्डोमेन में काफी प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, पेट दुख रहा है, आ करो, जी बाहर निकालो। बेटा कल तुम क्या खाए थे? कुछ नहीं डॉक्टर, नॉर्मल खाना खाया था। सच बोलो क्या खाया था? कुछ नहीं डॉक्टर, नॉर्मल खाना खाया था, मैं ना शादी में गया था। अच्छा तुम शादी में गए थे, तो शादी में क्या खाया? कुछ नहीं डॉक्टर, पूरी वगैरह सब्जी खाई थी। सच बोलो। डॉक्टर थोड़ा स्वीट खाया था। सच बोलो। डॉक्टर गुलाब जामुन खाए थे। कितने खाए थे? एक खाया था। सच बोलो। 50 खाए थे। अरे मूर्ख, 50 गुलाब जामुन खाए थे तूने? 50 गुलाब जामुन खाने की चीज होती है? तो 50 गुलाब जाम उसने खाए, इस वजह से उसका पेट दुखा, पेट दर्द करने लगा। तो भाई डॉक्टर ने कहा भाई देख, तेरा आज पेट दुख रहा है, इसके सारे रीजंस कहां पे हैं? इसके सारे जो रीजंस है वो है तेरे कल की एक्टिविटी में। कल अगर तूने खुद पे काबू रखा होता तो शायद आज ये नहीं होता। लेकिन कल तेरे सामने प्लेट आई, तेरे प्लेट में एक गुलाब जाम आया, जी ललचाए रहा न जाए, तू खाता खाता चला गया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 50 खा लिए, तो भाई पेट तो गड़बड़ करेगा। तो पेट गड़बड़ करने का आज का वर्तमान है कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरे इस वर्तमान में ये प्रॉब्लम है, तो उसका जो रीजन है, कारण है, वो ढूंढने के लिए मैं पास्ट में गया। यही होता है क्रोनोलॉजी को समझना, कि पेट दुखा है तो कुछ खाया होगा, कुछ खाया होगा तो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो जो नहीं खाना है वो खाया होगा। तो डॉक्टर वो पीछे एक इवेंट के बाद एक इवेंट के बाद पीछे चले गए, और फिर पता चला कि इसका कारण क्या है। तो भाई 50 गुलाब जामुन खाए बंदे ने, ये है क्रोनोलॉजी। एक खाया, जी ललचाए, 50 गुलाब जाम खाए, तो भाई इतने गुलाब जाम खाए, फिर खाए खाए अच्छा लग रहा था, फिर अच्छे से सोया, फिर पेट में गड़बड़ हुई, गड़बड़, पेट को सहन नहीं हुआ, पेट गड़बड़ करने लगा, दुखने लगा, फिर बाद मामा पेट दुख रहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। फिर आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास पेट, तो समझ रहा हो, शादी में जाना, गुलाब जाम खाना, पेट दुखना, पेट दुखने के बाद डॉक्टर के पास आना, तो डॉक्टर ने दवाइयां देना, और दवाइयां देने के बाद वो ठीक होना। ये है चेन ऑफ इवेंट्स, ये है डिफरेंट डिफरेंट घटनाएं। वो डिफरेंट डिफरेंट घटनाएं जब आती हैं, तो भाई होता क्या है, एक पूरी इवेंट बनती है। तो ये क्रोनोलॉजी ऑफ द पास्ट जो इवेंट है, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे ही नहीं छत्रपति बने, काफी चेन ऑफ इवेंट्स है, उसके बाद वो छत्रपति बने। बात समझ में आ रही है? तो ये स्टडी करते हैं, ये सारे जो लोग होते हैं ना, हिस्टोरिकल हिस्टोरियन जो लोग होते हैं, वो स्टडी करते हैं इन सारी चीजों को, इंटरकनेक्शन को देखते हैं कि भाई पेट खराब है तो भाई कुछ खाया ही होगा, ये इंटरकनेक्शन। क्योंकि पेट खराब होता कैसे है, अंदर जो पेट खराब होगा वो बाहर से कुछ चीज आई इसलिए खराब होगा, तो अंदर का पेट और बाहर की चीज को इंटरकनेक्शन किया, तो भाई बन गया क्या, एनालिसिस, है कि नहीं? तो फिजिकल एंड नेचुरल साइंस होता क्या है? हिस्ट्री लिखते समय ने काफी इंपॉर्टेंट तरीका, हिस्ट्री में ना आपको पता है कि साइंस में, मैथ्स में आप लेबोरेटरी में चीजें परफॉर्म कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और वो सब तरफ सेम ही, मतलब ग्रेविटी भी जो है ना सब तरफ सेम ही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेविटेशन सेम ही है। लेकिन हिस्ट्री का ऐसा नहीं है। क्या राजा शिव छत्रपति जो हमारे महाराज जी है, क्या उनका कालखंड या उनका जो पीरियड है, क्या हम फिर से परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं, फिर से फील कर सकते हैं? नहीं। जगदम्ब जगदम्ब जगदम्ब, नहीं फील कर सकते वो। इसीलिए हिस्ट्री को ना ही रिपीट किया जा सकता है, हिस्ट्री को ना ही फिर से देखा जा सकता है, हिस्ट्री को कोई रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए हिस्ट्री को लिखना काफी मुश्किल है, हिस्ट्री के एविडेंसेस को एकत्रित करना काफी मुश्किल है, इसलिए हिस्ट्री को समझना भी काफी मुश्किल है। इसीलिए द एम्पिरिकल मेथड, लेबोरेटरी जो मेथड यहां पे कार्य नहीं होते। ओके, तो इंपॉर्टेंट वाली ये बात है कि द मेथड क्या है, ये सारे लॉज वगैरह जो आप साइंस में कर सकते हो, लेकिन हिस्टोरिकल रिसर्च में मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज अ मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हम उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं है।
जब राज्याभिषेक हुआ हम उस टाइम पे नहीं थे, जब रायगढ़ पे हमला हुआ तब उस टाइम पे हम नहीं थे, जब लाल महल बातें हुई तब उस टाइम पे हम नहीं थे। इसलिए हम उसे रिक्रिएट नहीं कर सकते, हम समझ नहीं सकते, उस इंटेंशन को समझ नहीं सकते, इसलिए कुछ भी बातें करके हिस्टोरिकल फिगर्स को परेशान किया जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि ना काफी इंपॉर्टेंट है, हम वहां पे कैन नॉट बी रिक्रिएटेड, ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज, कुछ लॉज उसमें होने टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट, जो कुछ एक्सपर्ट हो, जो इसे जाने समझे पहचाने, रीड करे, आर्कियोलॉजी में जाके उस सारे सोर्सेस के एविडेंस को ढूंढे, जो आर्काइवल साइंस, इसके हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि पुराने कागज जो है, जो लेटेस्ट लिखे गए उसको समझे, देन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी हम देख चुके, मतलब कुछ लिखा हुआ है पेपर के ऊपर उसको भी समझे, देन एपिग्राफी पत्थर के ऊपर कुछ लिखा गया है, देन लेटरिंग स्टाइल किस प्रकार की, किस तरह से लिखा गया था, कौन सी भाषा थी, मराठी के पहले मोड़ी लिपि थी, लिंग्विस्टिक कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, देन कॉइन्स किस तरह से, यहाँ पे पहले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के है ना, कॉपर के सिक्के, अब तो स्टील के सिक्के, लोहे के सिक्के आ चुके हैं। देन भाई जीनेलॉजी मतलब क्या, एक था राजा, फिर राजा का बेटा, 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 है कि नहीं? तो वही जीनेलॉजी मतलब क्या, वंश, वंश परंपरा, इसे हम कहते हैं। तो जो मेथड है, हम यहां पे ना देखो होता क्या है, रिलेवेंट जो रेफरेंसेस है, मतलब ना हमें जो पुरावे मिल चुके हैं, हमें जो एविडेंसेस मिल चुके हैं, उस एविडेंस को सही तरीके से पढ़ना, मैप को भी पढ़ना, उस कागज को भी पढ़ना, उस पत्थर को भी पढ़ना, जानना समझना कि ये कौन से रीजन से है, कौन से पीरियड से है, एंड देन उस इंफॉर्मेशन को सारे को यहाँ पे क्या करना, कलेक्ट करना, कलेक्ट करके क्या चीजें यहाँ पे करनी है, अंडरस्टैंड द रेफरेंसेस, कि कहां से आए हो, कहां को जाओगे, कहां का है, कितने साल पुराना है, कार्बन डेटिंग मेथड हम इसमें यूज कर सकते हैं, एंड देन हमें कुछ चीजें पता चल सकती है कि भाई अच्छा ऐसा हुआ था। देन इंपॉर्टेंट वाली ये बात है कि कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट कर लेना, क्या, कैसे हुआ, पेट दुखा, क्यों, कब, कहां, कैसे, ये क्वेश्चन व्हेन यू आर आप पूछोगे तब जाके उस आंसर तक आप पहुंचोगे कि असल में हिस्ट्री में हुआ क्या था। क्या सच में महाराज थे? तो महाराज थे तो भाई कौन थे महाराज, क्या थे महाराज, कैसे थे महाराज, ओके, कब थे महाराज? तो आपको यह हाइपोथेसिस मतलब क्या है कि अंदाजा लगाना पड़ेगा कि शायद ऐसा होगा तो वैसा हो सकता है, एक अंदाजा लगा के उस सारे एविडेंस को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। छत्रपति महाराज जी का अगर राज्याभिषेक हो चुका है तो कहीं ना कहीं तो एविडेंस होगा, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा कि भाई इतने सारे लोग आए होंगे, उन सबको देख के सारे एविडेंस को आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, एंड देन आप आओगे भाई जी हाँ राजा शिव छत्रपति थे, और उसी की वजह से ये एविडेंस में मिले हैं, उस एविडेंस के आधार के ऊपर हमें कहते हैं कि यस देयर वाज राजा शिव छत्रपति महाराज। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, एविडेंसेस। देन डेवलपमेंट इन द पास ऑफ हिस्ट्री, क्या देखो होता क्या, अब पहले टॉपिक पर हम आ रहे हैं, ओके। तो राइटिंग अ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब क्या, क्रिटिकल मतलब क्या कि आए थोड़े बहुत एविडेंस देखें और हिस्ट्री लिख ले, ऐसा नहीं होता है मियां। होता क्या है, आपको अगर हिस्टोग्राफी लिखनी है तो आपको सारे एविडेंस को जांच के परख के बार बार उसे रेफरेंस को बार बार चेक करके करके फिर कहना पड़ेगा तुम ही हो जो खूनी, तुम ही हो जो पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ही हो जो हिस्ट्री पढ़ने के लिए यहाँ पे आए हो। तो ये जो चीजें है ना मेरे भाई, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा, एविडेंसेस को जानना पड़ेगा, 4-5 चीजों से उसे रेफर करके फिर से ना, जैसे कोर्ट में होता है ना कि और एक एविडेंस और एक एविडेंस, फिर ये एविडेंस देख के हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि भाई ऐसा ऐसी चीजें हैं, ओके। फिर स्कॉलर क्या करेगा, वो चीजें करता है उसे हिस्टोरियन कहता है। अब कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कि शायद ऐसा हुआ होगा, द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट, मतलब क्या क्या चीजें हुई हैं हिस्ट्री में, उसे इंटरप्रेट मतलब क्या, समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। तो वो समझ के समझो, हमें लग रहा है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, वास्को द गामा इंडिया में आया था, किस लिए, टहलने के लिए? नहीं भाई, क्योंकि उसके पास नहीं कॉटन था, नहीं कोयला था, नहीं उसके पास गरम गरम मसाले थे, तो मसालों के लिए और टेक्सटाइल के लिए वो इंडिया में आया। तो वो समझने के लिए क्यों आया, अब देखो वो आया, वो तो इंपॉर्टेंट है, गोरा 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 पुर्तगाल वाला इंडिया में आया है, क्यों क्यों आया ये नहीं समझा, इसके लिए पढ़ना है। तो भाई वो आया, इंटरप्रिटेशन करना है, आया क्यों, किस लिए आया, तो इसके लिए हिस्टोरिकल जो पास्ट इवेंट्स है वो समझने पड़ेंगे, इवेंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, शायद वो मसालों के लिए और टेक्सटाइल के लिए आए, लेकिन इंडिया में क्यों आया भाई, समुद्र से क्यों आया, जमीन से क्यों नहीं आया, क्योंकि जमीन का रास्ता बंद कर दिया गया था इसलिए वो समुद्र से आया,
कोलंबस भी निकला था, लेकिन कोलंबस ने भाई राइट टर्न लिया, अमेरिका चला गया। लेकिन ये भाई होशियार था वास्को द गामा, ये लेफ्ट चला गया, अफ्रीका को टर्न मार के इंडिया में आया, क्योंकि उसके पास मसाला नहीं था, गरम मसाला, चटनी का मसाला। समझ रहे हो? ये वाली बात है आपको समझनी भाई। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है कि वो आया क्यों, इवेंट्स हुए कैसे। देन भाई समझना है कि आपको एविडेंसेस मिले, केव पेंटिंग में लोग पहले रहते कैसे थे, ये सारे क्या है कि ये सारे एविडेंसेस है, उससे सारी बातें पता चलती है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, मतलब पहले लोगों को लिखना आता नहीं था, तो वो लिखते कैसे थे? तो वो लिखते थे पेंटिंग से, क्योंकि उनके पास उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी, लेटर्स नहीं थे। तो पहले भीमबेटका की अगर हम केव देखेंगे, उस केव में पेंटिंग करी गई है कि हम कैसे रह रहे हैं, वो सारे केव पेंटिंग यहाँ पे, स्टोरी टेलिंग आपको यहाँ पे पता चलती है कि नहीं। तो लोग बोले थे दादाजी ने मुझे ये कहानी बताई थी, है कि नहीं। देन सिंगिंग बलाड्स एंड सॉन्ग्स, गाने गाते हैं, है कि नहीं। उल्लालाहू ऊ ऊ उल्लालाहू हू हू, मतलब ट्राइब्स के गाने, वो गाने भी काफी इंपोर्टेंट, उसमें एनिमल्स के वॉइस यूज करते थे। तो हिस्ट्री जो है ना, इस तरीके से धीरे धीरे शुरुआत हुई। देन काफी इंपोर्टेंट वाली बात है, ये ट्रेडिशनल मीन्स जो है, इसी से हमें पता चला कि भाई हिस्टोग्राफी अभी नहीं लिख, मतलब इतिहास लिखना अभी से नहीं, काफी एंशिएंट पीरियड से है। जंगलों में घूमता हुआ आदमी पेड़ पे रहने लगा, पेड़ के ऊपर रहने से पता चला कि भाई पेड़ पे भी हम सुरक्षित नहीं है। वो फिर पेड़ से निकल के जंगलों में चलते चलते किसी चट्टान में एक केव्स है, वो केव उसने बनाई, केव में रहने लगा। केव में रहते रहते जो आसपास के एनिमल्स की वो तस्वीरें निकालने लगा। केव से बाहर आया, केव से बाहर आने के बाद उसने ढूंढा कि भाई केव्स में ठीक है, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है शिकार करने के लिए, तो वहां पे कुछ फायदा है नहीं है। तो वो धीरे धीरे ढूंढने लगा कि भाई कहां पे ज्यादा खाना अवेलेबल हो सकता है, सारे एनिमल्स एक ही जगह पे कहां पे आ सकते हैं, जहां पे होगा पानी। तो वो एनिमल्स को कैच करने के लिए सारे लोग धीरे धीरे पानी के एरिया में मूव करने लगे, मतलब नदी के नजदीक। अब नदी के नजदीक वो जाने लग गए, एनिमल्स मिलने लग गए, पेड़ पौधे मिलने लग गए, उन्हें लगा कि यहीं पे रहना, तो वहीं पे रहने लग गए। धीरे धीरे वहीं पे थोड़ी झोपड़ी बना ली, वहीं पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, और वहीं पे बनी सिंधु संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, इंडस सिविलाइजेशन। छोटा छोटा बस्ती, बस्ती का विलेज, विलेज का डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का शहर, शहर का भाई बन गया क्या, सिविलाइजेशन। इस तरह से वो चीजें हुई। काफी इंपॉर्टेंट है, ये बातों को समझना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं। हाँ, इस तरह से हिस्ट्री लिखी जाने लग गई। ये मैंने माइंड मैप को दिया, ये माइंड मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस लिए अभी दिया है, ताकि आपको ये समझे कि हम स्कॉलर में क्या करने वाले। इन दिस स्कॉलर बैच वी विल गोइंग टू प्रोवाइड यू दिस काइंड ऑफ कीवर्ड्स। तो ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी जो है ना, तो उसके सारे ये क्या है, कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आंसर राइटिंग करने के लिए ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये मेन 3 टॉपिक है। हिस्टोग्राफी मेथड क्या होता है, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोर्सेस है। देन राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव कैसे होता है कि नहीं। देन फ्रेमवर्क ऑफ राइटिंग किस तरह से है। ये सारे कीवर्ड्स है, इस कीवर्ड को आपको समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसका ये टेक्निकल फॉर्म है, जिसे आप रीड कर सकते हो, आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई मुश्किल बात इसमें है नहीं। ओके, आगे चलते हैं। अब बात यहां पे करेंगे इस पर्टिकुलर इमेज के बारे में, जो कि इमेज बात करती है सुमेर सिविलाइजेशन की तरफ। ओके, अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, जो इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, कि भाई जो हार्ड सरफेस पे जो बातें लिखी गई है। इंस्क्रिप्शन का मीनिंग होता क्या है, राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, है कि नहीं ना। लूव्र म्यूजियम में, जो कि फ्रांस में है, पेरिस में है, वहां पे ना आपको अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मिलता है, जो सबसे पुराना इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ओके, द अबव पिक्चर शोज व्हाट अ फ्रैगमेंट ऑफ अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन, अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर, जो आगे चल रहे हैं, उस सोल्जर के आगे सेनापति है, और ये यहां पे दिखा रहा है कि उस टाइम पे लोग रहते कैसे थे, साम्राज्य बढ़ता कैसे था। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बातें आपको पे समझ में आती है। ओके, जो कब तक है, 4500 बीसी। इसके ऊपर क्वेश्चन काफी आ चुके हैं, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ चुका है। ओके, हियर द क्वेश्चन एक्चुअली केम, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन इसमें आ चुका है, पैसेज भी इसमें क्वेश्चन आ चुका है। ये सारा पीवाईक्यू में, ये सारे पीवाईक्यूज है, मतलब क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपका दिमाग में एग्जामिनर की तरह चलना चाहिए भाई, इसमें अगर कुछ डेट्स दिया गया, किसी के नाम दिए गए, किसी प्लेस को बात करी गई है, शायद वो रॉन्ग पेयर में आ सकता है, रॉन्ग पेयर में वो बात यहाँ पे आ सकती है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो,
वहां पे ना बात बताइए, ये सुमेर सिविलाइजेशन जो है ये काफी पुरानी है, मेसोपोटामिया जहां पे अभी क्या है, इराक है, तो उस इराक में आपको ये चीजें मिलती है। अब अगर थोड़ा आगे चलेंगे, बात करेंगे यहाँ पे मॉडर्न हिस्टोग्राफी यहाँ पे क्या है। अब मॉडर्न मतलब क्या, आधुनिक। अब पुराने जो केव्स वगैरह है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है, उसे थोड़ा अलग होकर हमें बात यहाँ पे करनी पड़ेगी। देखो क्या है, फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो किसको, मतलब इतिहास लिखने का जो नया तरीका है, केव से बाहर आना है, पेंटिंग से बाहर आके। ओके, देन अगर हम बात करें बलाड्स है, सॉन्ग्स है, जो ओरल स्टोरीज वगैरह है, उससे थोड़ा बाहर आके अब हिस्ट्री लिखने का तरीका बदलने कैसे लग गया, अब हिस्ट्री लोग लिखने कैसे लग गए, ये देखिएगा। ओके, इट इज द मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल, मतलब कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना है। क्या, एक तो राजा एक तिरानी दोनों मिल गए खत्म कर, अरे बस करो, प्रूव करो, प्रूव करो, एविडेंस बताओ, सच में राजा था क्या, राजा का प्रूफ क्या है, जेनजीज अल्फाज बताओ, है कि नहीं, रानी का क्या प्रूफ है भाई, बताओ बताओ कैसे प्रूफ है। आ? कैसे आते हैं यहां से राजा रानी, क्या उनका महल था क्या उनने कोई आदेश दिया था क्या, आदेश नहीं दिया था तो फिर कैसे वो राजा रानी होते हैं। आज की जनता एविडेंस मांगती है, आज की जनता प्रूफ मांगती है। तो ये साइंटिफिक प्रिंसिपल यही है कि जब तक तुम प्रूफ नहीं दिखाओगे, जब तक तुम एविडेंस नहीं दिखाओगे, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं विश्वास रखेंगे। कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए, कुछ भी फॉरवर्ड आ जाए, जब तक डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, प्रूफ नहीं आएगा, हम बिलीव नहीं करेंगे। तू कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोलने का नहीं। इंपॉर्टेंट है दीज क्वेश्चंस कि भाई सच में क्या वो चीज हुई थी, कहां हुई थी, कैसे हुई थी, किसने कहा, कैसे कहा, मुझे तो बता जरा थोड़ा। ये तुझे पता नहीं तो मुझे बता दे, कैसे क्वेश्चन बनाएगा तू। तो इसीलिए दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब क्या, हिस्ट्री इज ओनली अबाउट द एक्शन डन बाय द ह्यूमंस। क्या आपने किसी राजा, जो सिंह है, जो शेर है, शेर की कभी हिस्ट्री सुनी है, कभी कुत्तों की हिस्ट्री सुनी है मेरे भाई, कभी चूहों की हिस्ट्री सुनी है, कभी चींटियों की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है कि उनकी कॉलोनी कैसे हुआ करती है, कभी डायनासोर के हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा है मूवी छोड़ के, नहीं। आप हिस्ट्री पढ़ते हो किसकी, ह्यूमंस की, मानव की हिस्ट्री आप पढ़ते हो। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, जो भी सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दिस ऑल आर द क्वेश्चंस आर अबाउट द एंथ्रोपोसेंट्रिक, मतलब क्या, ह्यूमन की एक्टिविटी से जुड़े हुए, ह्यूमन ने जो एक्शंस करे सारे हिस्ट्री उसी के बारे में होती है। और वही सारे क्वेश्चन आपको करने की, ह्यूमन ने काम क्या किया, कैसे वो बड़ा होता चला गया, एग्रीकल्चर कैसे किया, एंड हिस्ट्री डज नॉट सच एनी रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन नीड्स। मतलब ऊपर से कोई आएगा मुझे बड़ा मजा देगा, ऊपर से कोई आएगा मुझे बड़ा करेगा रे, नहीं भाई, कोई ऊपर से नहीं आने वाला है। आपको मेहनत आपकी ही करनी है, आपको ना ह्यूमन डीड्स, खुद के कनेक्शन खुद को बनाने हैं, खुद की पढ़ाई खुद को करनी है। ओके, कोई ऊपर से नहीं आएगा आपको बताने के लिए भाई मैं हूं तो कर बिंदास, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे हिस्ट्री कभी नहीं सजेस्ट करती कि डिवाइन, मतलब कहते हैं कि हवा हवाई बातें एंड ह्यूमन एक्शन, इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, ह्यूमन ये कहती, हिस्ट्री कहती है कि ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ह्यूमन ने एक्शंस किए हैं, ये उसके बारे में हिस्ट्री है। और हिस्ट्री बिलीव करती है एविडेंस के ऊपर, हिस्ट्री बिलीव करती है प्रूफ के ऊपर। ओके, थर्ड, अब ये जो सारी जो एविडेंसेस है ना, मतलब कुछ हम बात करेंगे, कुछ रॉक्स है, कुछ लेटर्स वगैरह है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है, कुछ कॉइन्स वगैरह है, दिस ऑल आर दी एविडेंसेस जो सपोर्ट करती है आपके क्वेश्चंस को। क्या ये हुआ था, अरे हुआ था ना, मेरे पास एविडेंस है, अरे क्या सच में वहां पे कुछ बिल्डिंग थी, अरे था ना भाई, बिल्डिंग का टुकड़ा मुझे मेरे को मिला है, अरे क्या वो राजा था, अरे हाँ राजा था ना, मुझे कॉइन मिला है। तो दीज आर द एविडेंसेस जो सपोर्ट करते उस क्वेश्चन को। क्या वो राजा था, हाँ था, कैसे था, अरे कॉइन देखा तूने। देन भाई आपको पता करना है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ, कि पहले हम ऐसे कपड़ों में रहा करते थे, फिर थोड़े थोड़े और कपड़े आ गए, हम झुग्गी में थे, झोपड़ी में थे, फिर अच्छा घर बन गया, हमने पिरामिड बनाया, फिर हमारे पास घोड़ा गाड़ी थी, हम किले में रहते थे, फिर हम घर में रहने लग गए, हमारे पास लैपटॉप आ गया, हमारे पास 5G आ गया, हमारे पास आईफेल टावर आया, हमारे पास ना फाइटर जेट और विमान भी आ गए, तो ऐसे हमने डेवलपमेंट किया। ये है हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो उसने डेवलपमेंट किया। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, और ये सारे एविडेंस के ऊपर बेस्ड है, ये कोई ऐसी एरी गेरी हिस्ट्री नहीं है।
Okay, it is said that the modern historiography with the above characteristics has its root in the ancient Greek historical writing. भाई ग्रीक लोगों ने पहली बार हिस्ट्री लिखना शुरू किया। लिखने की बात यहाँ पे कर रहा हूं, पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। और जो बंदा था जिसने हिस्ट्री की बुक यहाँ पे लिखी, जिसका नाम है हीरोडोटस, ओके, ये हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ओके, द ग्रीक टर्म हिस्ट्री इज ओरिजिनली फ्रॉम द हीरोडोटस। उसने जो ग्रीक हिस्टोरियन था, उसने 5th सेंचुरी में एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरीज। हिस्टोरीज बुक उसने लिखा। इसलिए भाई अपने अपनी स्टोरी के बारे में लिखना उसे कहते हैं हिस्टोरीज। अपनी कहानी के बारे में लिखना, अपने एक्शन के बारे में उसे हिस्टोरीज कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस इन द साइंस एंड फिलोसफी कैसे हुआ, ये सारे बातें आपको बताई। ओके, गॉटिंगर के बारे में आपको बात बतानी है कि देखो होता क्या है। 1737 में यूरोप में काफी सारी बातें यहाँ पे हुई है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, है कि नहीं। हाँ, चलिए तो एक डिस्कस यहाँ पे करें काफी सिंपल तरीके से। ये जो यूरोप की जो बात है हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, अब जो डिफरेंट जो साइंटिफिक मेथड्स, लोग अब सोचने लगे, लोग ढूंढने लगे, एविडेंस को ढूंढने लगे धीरे धीरे। अरे भाई कोई एविडेंस तो प्रोवाइड करो तब जाके विश्वास करेंगे। तो इसीलिए लोग सोचने लगे क्या सच में कोई कोई ऊपर से परी आएगी, ना 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 ना, आशीर्वाद देके चलेगी, तथास्तु पुत्र, तुम्हें ढेर सारी शक्तियां मिले। नहीं मिली है माते, मैं अभी वही काम कर रहा हूं जो कर रहा था पिछले सालों से, कुछ तो करो। तथास्तु, काम करो पुत्र, तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी होंगी। काम ही तो कर रहा हूं, नहीं हो रहा है। तो भाई ये जो डिवाइन फेनोमेना है कि कोई आया कोई करके चला गया, इसके बारे में क्वेश्चंस पड़े। क्या सच में अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है, या सन जो है अर्थ के अराउंड घूमता है? क्या सन सेंटर में है या अर्थ सेंटर में है? इसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हुए। और वही सारे जो क्वेश्चंस है फिलोसफी एंड साइंस, इसमें लिखा गया। सोचने लगे लोग, दिमाग अप्लाई करने लगे। गैलीलियो था, कोपरनिकस थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने क्वेश्चंस उठाया कि जो तुम डिवाइन थ्योरी की बात कर रहे हो, डिवाइन अपना रैपर नहीं है, ये डिवाइन अलग है, ये डिवाइन की बात अलग है। ओके, सभी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज interested only in the philosophical risk, okay, discourses revolving around the divine phenomena. However, वो विचार करते थे ऐसा कैसा, ऐसा हुआ होगा, वैसे हुआ होगा। हाँ, ये फिलोसफी है, न्याय है, फ्रीडम है, सब कुछ है। धीरे धीरे वो अपना एंगल बदलने लग गए। धीरे धीरे गैलीलियो, कोपरनिकस जो लोग हैं वो आपको साइंस सामने रखने लग गए। धीरे धीरे सोचने का तरीका बदलने लग गया। एंड फिर मेरे भाइयों और बहनों 18th सेंचुरी में, ओके, 18th सेंचुरी क्राइस्ट एरा में हुआ क्या कि भाई had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. यूरोप ने काफी बड़ा काम किया एंड स्कॉलर्स जो है यहाँ पे बैठे, उन्होंने सोचा समझा, हिस्टोरिकल सोशल ट्रुथ को यहाँ पे समझा, जाना, प्रूफ को इकट्ठा किया। एंड देन उन्होंने कहा कि भाई ये सारे हमें साइंटिफिक मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। ऐसी नहीं कि किसी ने आए कुछ कह दिया और हिस्ट्री बन गई, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक प्रिंसिपल हमें अप्लाई करने पड़ेंगे तब जाके हिस्ट्री होगी। एंड उसी के लिए 1737 में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी बनाई गई जर्मनी में, जहां पे लोग आते थे, बातें करते थे, एविडेंस दिखाते थे, चर्चाएं होती थी, फिर जाके कुछ सामने रखा जाता कि भाई सच में ऐसा कुछ चीज हुआ होगी। ओके, यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फिलोसफी एंड साइंस। स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव कि भाई हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, एविडेंस को इकट्ठा करना है। और पहली बार हिस्ट्री को, सोशल साइंस को पढ़ने का एक विषय माना गया, एक सब्जेक्ट माना गया। उसके पहले सिर्फ साइंस था, मैथ्स था, बायो था, बॉटनी था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था। लेकिन भाई हिस्ट्री भी एक पढ़ने का, हिस्ट्री भी एक रिसर्च का एक सब्जेक्ट है। पहली बार उसे एक रिकॉग्निशन मिला। अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने, तुम कहते हो ना कि हिस्ट्री जो है ना वो पढ़ने का है ही नहीं, हिस्ट्री तो बोरिंग है, हिस्ट्री मजा आता ही नहीं। मजा आता नहीं क्योंकि उस तरीके से हिस्ट्री को आपने देखा नहीं। देखो मगर इंटरेस्टिंग तरीके से। लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं, हिस्ट्री सिखाने वाला आपसे बातें कर रहा हूं। भाई अगर वो गुलाब जामुन नहीं खाता तो क्या डॉक्टर के पास आता? वही सारी बातें ओके आपको बतानी है। तो ये इसके बारे में काफी क्वेश्चंस आए। और गॉटिंगन यूनिवर्सिटी बनने के बाद ना काफी सारी जर्मन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे हिस्ट्री के विषय के लिए डिपार्टमेंट खोला एंड वहां पे लोग आके डिस्कस, चर्चाएं करते थे कि क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में।
तो ये कुछ नोटेबल स्कॉलर आपको यहाँ पे बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें काफी सिंपल तरीके से जो आपके सामने आएगा वो हेरोडोटस, जिसके बारे में बात हम ऑलरेडी कर चुके, जिसे फादर ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो बात यहाँ पे करेंगे रेने देकार्त है, ओके, जो काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। ओके, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं विचार करता हूं इसलिए मैं हूं इसलिए विचार करता नहीं हूं, मैं विचार कर सकता हूं, मैं थिंकिंग कर सकता हूं इसलिए मैं जिंदा हूं, है कि नहीं? ये देकार्त कह रहे हैं। वोल्टेयर, भाई वोल्टेयर काफी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि फ्री थॉट एंड रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ पे होना चाहिए ड्यूरिंग एनलाइटनमेंट। मतलब जब हमें भाई यहाँ पे क्या है, फ्री सोचो, रिलीजियस टॉलरेंस मतलब दूसरे रिलीजन का अगर कोई व्यक्ति हो तो उसका टॉलरेंस भी होना चाहिए, है ना, मतलब उसे हम टॉलरेट करने चाहिए। हेगेल जी ने कहा, हेगेल जी ने ये कहा कि भाई देखो मैंने कोई बात कही तो वही सच है ऐसा नहीं है ना मियाँ, तो बात जो दूसरे की है वो भी तो सोचनी चाहिए, उससे भी तो देखना चाहिए, अब वो देखेंगे मेरी देखेंगे तभी जाके तो कुछ डिसीजन निकलेगा। तो वो कहते हैं हमारे हेगेल भाई साहब। रांके मियाँ कहते हैं कि भाई तुमको अगर कोई चीज बतानी हो तो एविडेंस के साथ बताओ वरना ना बताओ, रिगरसली तुम्हें उस हर एक एविडेंस को देखना पड़ेगा तब जाके तुम्हें लिखनी पड़ेगी, ऐसे ही आए बड़बड़ करते चले गए ऐसा नहीं हो सकता। देन कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि भाई देखो जिसके पास बहुत ज्यादा है और जिसके पास बहुत कम है, एक समय आएगा ये बहुत कम वाले क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे तो होगा भाई दोनों क्लास के बीच में क्या, स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा। तो ये जब तक इनइक्वालिटी रहेगी तो झगड़ा होता रहेगा, तो इनमें कोई इनइक्वालिटी को अगर भेदभाव को खत्म करना है तो झगड़ा खत्म होगा। लेकिन भाई जिसके पास 4 गाड़ी, जिसके पास साइकिल, कैसे खत्म होगा इनइक्वालिटी, भेदभाव? यही तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। कार्ल मार्क्स यही कह रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी बारे में बात यहाँ पे कर रहे हैं। रिसोर्सेस मतलब जो सारी जो चीजें अवेलेबल है सोसाइटी में वो एक ही काफी कम लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है और कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहा है। 10 लोगों के पास सर्व संपत्ति है और यहाँ पे हजारों लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये जब तक चलता रहेगा भाई तब तक क्लास स्ट्रगल होता रहेगा। इसके उन्होंने जो आइडिया कॉइन की कम्युनिज्म, ये होना चाहिए, उन्होंने एडवोकेट किया कि भाई कम्युनिज्म को हमें प्रमोट करना है, सब में सभी चीजें इक्वली बांट दो। माइकल फुको कहते हैं कि भाई हिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स की नहीं है, हिस्ट्री हमें सोचनी पड़ेगी, पावर डायनामिक्स और सोशल स्ट्रक्चर की है। मतलब सिर्फ ह्यूमन के इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री नहीं है, ह्यूमन डेवलप कैसे होता चला गया उसके बारे में भी है, वो सोचता कैसे था, कल्चर कैसे डेवलप हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, फैमिली ट्री क्या है, इसके बारे में सारी चीजें। तो ये सारे लोग हैं। रेने देकार्त के बारे में हम बात करेंगे, वोल्टेयर के बारे में है, रांके के बारे में, कार्ल मार्क्स है, ओके, एनल स्कूल है, हेगेल के बारे में बात हमें करेंगे और फुको जी के बारे में बात हमें करने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे इनके ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, ये कुछ माइंड मैप जो आपको दिया है। रेने देकार्त एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं, दिस एक्चुअली द माइंड मैप, आई हैव प्रोवाइडेड यू हियर टू इन फाइनल एग्जाम में आप इसे रिवाइज कर सकते हो। आपके अगले फरवरी के मार्च की जो एग्जाम होने वाली है, ओके, मार्च में, क्योंकि हमारा पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर जो होता है वो मार्च में ही होता है कि नहीं? तो मार्च में, अगले मार्च में आपको पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए ये सारी चीजें मिलेंगी, तो टेंशन की बात नहीं है। हम है तो भाई सब पानी कम है कि नहीं? सारा पानी कम है, सब तरह का पानी, ओके। रेने देकार्त क्या कह रहे हैं? रेने देकार्त के बारे में अगर चीज आपको ध्यान में रखनी है, वेरिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री को, वो क्या कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट को ना, हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट को काफी वेरीफाई करना पड़ेगा, साइंटिफिक मेथड आपको यूज पे करनी पड़ेगी, उनकी जो बुक है वो आपको पे ध्यान में रखनी है। आप जरा डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में, वो क्या कहते हैं? वहां पे कहते हैं कि भाई जब तुम्हें ना हर एक डॉक्यूमेंट का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट जो तुम्हें पत्र मिला है, जो तुम्हें पत्र मिला है, जो तुम्हें एविडेंस मिला है, उसको तुम्हें क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, ओके, क्रिटिकली एग्जामाइन करना है, एंड इंस्पायर्ड बाय जो भी सारे साइंटिफिक मेथड हो, उस मेथड को तुम्हें रिलायबल नॉलेज से क्या करना है, चेक करना है, और उस मेथड को यूज करोगे तुम इन सारे डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए। मतलब कोई पत्थर मिला होगा मुझे, कोई कॉइन मिला होगा मुझे, क्या वो कॉइन जिस पीरियड की मैं पढ़ाई कर रहा हूं क्या उस पीरियड का है? जो लेटर में पढ़ रहा हूं, जो लेटरिंग स्टाइल उसके ऊपर जो लिखी गई है, क्या वो इसी पीरियड की है? तो देकार्त ये कहते हैं कि भाई तुम्हें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें डिटेल में समझने पड़ेंगे, और जब तक तुम्हारे सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते तब तक तुम वो लिखो मत, कि जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि भाई वो राजा था तब तक तुम उसे लिखते रहो, समझते रहो। नोटेबल स्कॉलर्स, ओके। अब देखो, the contribution of many scholars are important in the development of historiography। तो यहाँ पे ना देकार्त जी की अगर बात पे करेंगे, जो मैंने आपको बात बता दी है कि कभी भी इनका स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, ओके, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग, कुछ भी एक्सेप्ट ना करो जब तक है जान, नहीं भाई, ओके,
नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू। सही तब तक ना मानो, सच तब तक ना मानो जब तक ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट, जब तक तुम्हारी सारी शंकाएं क्लियर नहीं हो जाती। ओके, जब तक ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड, तब तक उसको सही ना मानो, तब तक उस चीज पे बिलीव ना करो। जब तुम्हारे सारे शंकाएं कुशंकाएं दूर नहीं हो जाती कि भाई सच में स्कॉलर में अच्छा पढ़ने को मिलेगा, तब तक भाई एडमिशन ना लो। लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई अच्छा पढ़ाया जाता है, डिटेल में बातें होती है, पीवाईक्यूज भी डिस्कस किए जाते हैं। वोल्टेयर, वोल्टेयर जी के काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, उनका की कंट्रीब्यूशन क्या है, उनकी बुक्स का नाम क्या है, सारे आपको बात पता होनी चाहिए। एंड ये वाला क्वेश्चन बार बार यहाँ पे आता है। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है ही वॉज अ फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, एमसीक्यू में एंड रॉन्ग पेयर में क्वेश्चन ये आता है। तो उन्होंने बातें जो कही काफी इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये कहां पे कहा कि भाई उनका नाम था ओके फ्रैंकी मारी अरुए, ही वाज अ फ्रेंच एंड हिस्टोग्राफी पर उन्होंने बात यहाँ पे करी हुई है। ही ओपाइंड दैट की जो ऑब्जेक्टिव है, क्या कहा उन्होंने? ओके, उन्होंने कहा कि सोशल ट्रेडिशंस, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, वो भी तो हिस्ट्री का पार्ट है। सिर्फ लड़ाई और राजाओं की रानियों की हिस्ट्री नहीं है, सोशल ट्रेडिशंस ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या? मतलब ये कि कहीं अगर हम जिस तरीके से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, है ना, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका हो, कुछ खाने के जो कुछ हम बात कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हम रहते हैं, जिस तरह से बातें करते हैं, वो सोशल ट्रेडिशंस है। ओके, ट्रेड हो, ट्रेड किस तरह से डेवलप हुआ, ये भी पढ़ने का तरीका है। ट्रेड में पहले ट्रेड हुआ करता था कैसे, देश के अंदर हुआ, फिर जमीन से जमीन तक ट्रेड हुआ, फिर जमीन से समंदर तक, समंदर से समुद्र तक ट्रेड होने लगा, तो ट्रेड की चीजें बदलने लग गई। ट्रेड में पहले क्या था, वस्तु दो और वस्तु लो, उसके बाद कॉइन्स आ गए, उसके बाद सोना चांदी आ गया। तो ये ट्रेड का जो डिफरेंट चीजें का जो ट्रांजिशन हुआ, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। ये उन्होंने कहा कि इसको भी देखना है। एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में बात यहाँ पे करनी है। देन इकोनॉमी कैसे बदला, पहले बैंकिंग सिस्टम नहीं था, पहले था बार्टर सिस्टम, है कि नहीं? फूक गया, फूक गए, कैसा और फूक गए, यू नो द बार्टर सिस्टम वाज देयर, कि भाई एक औरत घर पे आती थी, वो बाल लेती थी आपसे एंड आपको वो जर्मन के जो पतेले है वगैरह वो देकर जाती थी, है ना। या फिर पहले भी मैं अगर फार्मर हूंगा तो मैं तुम्हें क्या, तो गेहूं दूंगा, तुम क्या हो अगर कारपेंटर हो तो मुझे तुम 2 कुर्सियां देना। इस तरह से एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, बार्टर सिस्टम था। तो उसको समझना, ये यहाँ पे कहते हैं हमारे हमारे वोल्टेयर भाई साहब, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसीलिए उन्हें कहा जाता है द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, क्योंकि सिर्फ लड़ाइयों से हिस्ट्री नहीं होती भाई, इन सारी चीजों से हिस्ट्री होती है। बातों को समझो, आगे चलते हैं। तो बात यहाँ पे काफी सिंपल तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। ओके, लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ हिस्टोरिकल रियलिटी, व्यूड हिस्ट्री एज अ टाइमलाइन शोइंग ह्यूमन प्रोग्रेस। ये हेगेल जी ने बात यहाँ पे करी है। किसकी बात है ये? हेगेल जी की बात यहाँ पे है। हेगेल जी ने यहाँ पे कहा है कि भाई होता क्या है। ओके, एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ पास्ट इवेंट्स थ्रू अपोजिट्स। अगर मैंने कुछ बात कही तो ऑब्वियसली उसके अपोजिट बात हो सकती है। तो मैंने कुछ अगर थ्योरी यहाँ पे कही कि नहीं यार मतलब ना ये सही नहीं है झूठ बोलना, लेकिन भाई अगर तुम झूठ नहीं बोलोगे तो सब सच बोलोगे तो तुम ही अड़चन में आ सकते हो, तो तुम्हें कभी ना कभी कुछ चीजें छुपानी पड़ सकती है। तो थेसिस है झूठ नहीं बोलना, एंटीथेसिस है कभी कभी, सिंथेसिस है कि भाई इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, है ना। तो सारी बातें यहाँ पे करी गई है। उन्होंने कहा कि भाई लॉजिकल ऐसे मतलब दिमाग को समझे, दिमाग को सही लगे, इस तरह का आपको एनालिसिस करना है हिस्ट्री का, तब जाके वहां पे हो सकता है। ये दो जो बुक है ये काफी इंपॉर्टेंट वाले, जो आपको पता होने चाहिए, है कि नहीं? हा? अब बात करते हैं, हेगल जी यही यहाँ पे कह रहे हैं कि ना ही इंसिस्टेड दैट हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन लॉजिकल मैनर। ऐसे नहीं कि कुछ आया और ऐसी बातें कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए, है कि नहीं? हाँ, एंड जो हिस्टोरिकल इवेंट्स ना वो क्या कहते हैं कि हम पहले जंगल में घूमते थे, केव्स में गए, केव से हम नदी के नजदीक गए, फिर हमारी सिविलाइजेशन बनी। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स है। तो इस हिस्टोरिकल इवेंट आर नथिंग बट क्या है, आपकी प्रोग्रेस के बारे में आपको बताते हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है। ओके, ही आल्सो थॉट दैट कि हिस्टोरिकल नैरेटिव, जो हिस्टोरिकल जो प्रेजेंटेशन है, इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम एज अ न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ। जैसा न्यू एविडेंस आ जाएगा वैसे हिस्ट्री बदलनी चाहिए, ऐसी बात हेगेल यहाँ पे कह रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। क्योंकि ऑब्वियसली ना भाई, नया एविडेंस आएगा तो आपको हिस्ट्री की वो घटनाएं फिर से लिखनी पड़ेगी। यू नीड टू रीराइट द हिस्ट्री अगेन। पहली बार 200 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर जी ने, ऐसा लगा कि भाई हिस्ट्री हुई, लेकिन भाई उसके बाद वीरेंद्र सहवाग जी ने बनाया है,
उसके बाद भाई बहुत लोग आए, फिर भाई ईशान किशन है, शुभमन गिल है, बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री बनाई 200 रन की, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है कि हिस्ट्री में एविडेंस अगर नया आएगा तो हिस्ट्री फिर से लिखी जानी चाहिए, हेगल जी ने वही कहा। ओके, हेगल्स फिलोसॉफी, with Hegel's philosophy, so many scholars, convinced that historical methods were not lesser quality. हिस्टोरिकल मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक मेथड, ओके, दे डिफर फ्रॉम साइंटिफिक मेथड जो है ना उससे थोड़े अलग है, लेकिन भाई हिस्टोरिकल मेथड्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री, ये भी काफी वेल नोन है, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बुक है। आगे चलते हैं। बात यहाँ पे है कि देखो, जैसे हम बात करते हैं कि यहां पे एंटीथेसिस, थेसिस, ओके, गुड और बैड, चलो बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेगल जी ने ये वहां पे कहा कि कोई भी अगर इवेंट हो ना उसकी दो बाजुएं होती है, ओके। एग्जांपल, एक सच हो या ट्रू और फॉल्स हो, सही गलत हो, गुड और बैड, अच्छी या बुरी हो, तो वी अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर, क्या वो सच में ट्रू है या फॉल्स है, क्या वो सच में गुड और बैड है। इस एनालिसिस को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंदाज करना पड़ेगा अपोजिट इज बैड। तो गुड का अपोजिट बैड है, तो मैंने अगर कहा भाई झूठ बोलना बुरी बात है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उसने कहा कभी कभी झूठ बोलना चाहिए या फिर कुछ छिपाना चाहिए, ओके, वो किसी संसार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए काफी आसान होगा, है कि नहीं। तो दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन द अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। एंड इन दिस मेथड अ थ्योरी प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग, उसे कहा जाता है थेसिस। पहले क्या क्या, ये गलत है, अच्छा थेसिस, अरे नहीं भाई ये सही भी तो हो सकता है, ये सही है। फिर थोरो प्रपोज क्या, डिस्कशन किया गया, मतलब डिस्कशन करने के बाद एक नया थॉट सामने आया। भाई इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कभी कभी गलत चीजें, मतलब सच बोलना जरूरी है, और कभी कभी हमें कुछ चीजें छिपानी पड़ती है। अगर हम सही बात सब जगह बोलेंगे, सच सब जगह बोलेंगे, तो शायद हमारा स्वराज नहीं होगा, शायद छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते, शायद हम यहां नहीं होते। इसे कहते हैं सिंथेसिस, ओके, जो निखर के यहाँ पे आता है। आगे चलते हैं। तो ये मैंने कुछ रांके जी की बातें आपको बताई, लियोपोल्ड वॉन रांके, ओके, जो कि जर्मन हिस्टोरियन यहाँ पे रहे हैं, बर्लिन यूनिवर्सिटी में मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द 19th सेंचुरी हिस्टोग्राफी। उनका कंट्रीब्यूशन में इस तरह के नोट्स आपको दिए हुए ताकि ना इसे आसानी से आप प्रिपेयर कर सको। लीगेसी क्या है, क्रिटिकल मेथड, इनके क्या क्या चीजें हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, लीगेसी, वो बातें यहाँ पे करेंगे। तो रांके जी यहाँ पे क्या कहते हैं, रांके जी कहते हैं कि तुम्हें जो भी हिस्ट्री की जो एविडेंस वगैरह होती है, तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, तुम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को समझो, उसे जानो, तभी जाके उसके ऊपर बिलीव करो, उसके बिना तुम नहीं बिलीव कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात, नरेटिव, इमेजिन मत करो मेरे भाई, इमेजिन मत करो। ये किसने कहा है, रांके जी ने कहा। रांके जी ने कहा है कि इमेजिन क्यों कर रहे हो, हिस्ट्री मतलब क्या ख्याली पुलाव है क्या, पका लिया, नहीं भाई। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द इमेजिनेशन, कल्पना नहीं है हिस्ट्री। हिस्ट्री है असली घटनाओं की, हिस्ट्री है एक्चुअल लोगों की, हिस्ट्री घटनाएं हो चुकी है उसकी मेरे भाई, तुम कुछ मन से नहीं कह सकते, समझ रहे। ओके, सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विरोध किया कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द इमेजिनेटिव, इट इज अबाउट द रियलिटी, इट इज अबाउट द एविडेंसेस, इट इज अबाउट द एक्चुअल इवेंट्स। ये रांके जी ने बात यहाँ पे कही है, एंड इट शुड बी सपोर्टेड विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। कोई भी तीसरा चौथा डॉक्यूमेंट नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तब जाके तुम उस इवेंट को यहाँ पे प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स जी से मैंने कहा कि क्लास स्ट्रगल है भाई, ओके। उन्होंने कहा कि क्लास का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो होता है, ओके। एंड इकोनॉमिक बेसिस, ये सोशल रिलेशन का ये चीजें, जिसके पास एक आंख वाला फोन है, तुम उसकी तरफ ज्यादा देखोगे नहीं, एक आंख वाला फोन लेके घूम रहा है। लेकिन भाई जिसके पास 3 आंखों वाला फोन है और वो अगर इस तरह के डायरेक्शन में है, तो भाई तुम तो समझोगे तो भाई बंदा बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास क्यों, 3 आंखों वाला फोन है, 3 आंखों वाला फोन है। तो ये जो बात है ना, जिसके पास रिसोर्सेस अवेलेबल ज्यादा है, जिसके पास मटेरियल सोर्सेज ज्यादा है, वो रूल करता है, उसको रिस्पेक्ट मिलता है, और जिसके पास नहीं है उसे बुरी नजर से देखा जाता है, उसे उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता। दिस इज नथिंग बट इनइक्वालिटी हैपनिंग इन द सोसाइटी बेस्ड ऑन तुम्हारे पास क्या है। पप्पू कैन डांस साला, क्योंकि राडो की घड़ी हाथों में है, परफ्यूम गुच्ची वाला। भाई नहीं है किसके पास, तो क्या वो आदमी नहीं है, क्या वो आदमी नहीं है, हाँ।
तो ये ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कार्ल मार्क्स यहाँ पे कहते हैं कि आपको ना इकोनॉमिक कंडीशन को समझना है, उसके कॉन्फ्लिक्ट को समझना है, और ये सारी बातें जो है ना उन्होंने बताई गई है डास कैपिटल उनकी बुक में। काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊंगा। ओके देखो, तो क्या कहा उन्होंने, अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट उन्होंने यहाँ पे कहा, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। कोई ख्याली पुलाव नहीं कि ऐसी बातें मैं कर रहा हूं भाई, रियलिटी में सच में अगर ग्राउंड पे तुम जाओगे अन्याय हो रहा है, चीजें नहीं मिल रही है लोगों को। ओके सो इट इज व्हाट उन्होंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट छोड़ो भाई, ये लिविंग पीपल के बारे में है, जीते जागते ओके मसल से भरे हुए बोन से भरे हुए लोगों के बारे में है। हिस्ट्री कोई ऐसी ख्याली पुलाव नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई ही उनके आइडियाज ने शेप किया फंडामेंटल नीड्स एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन को। उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, अगर ये सारे जो इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज आपको काफी सोर्सेज वगैरह देते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर काम करते हैं उनको सही से नहीं मिल रही है। ओके ओनर जो है ना, ओनरशिप एंड नेचर ऑफ प्रिविलेज मींस, मतलब वो फैक्ट्री को ओन कर रहे भाई, उनके पास बड़ी बड़ी जमीन है, लेकिन भाई जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में उनको तो इक्वल स्टेटस नहीं मिल रहा है, उनको तो इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, दे आर एक्चुअली लूजिंग द ग्राउंड। यही बात कार्ल मार्क्स जी ने यहां पे कही। और एक मोटा बात, डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस एंड द क्लास स्ट्रगल। तो यहां पे देखो होता क्या है, क्लास दैट ओन्स पैसा, पैसा मेरे पास पैसा, ये इतना भाई डॉलर, उतना रुपया, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, खाने की चीज नहीं है, पानी नहीं मिल रहा है, एसी नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहां पे यूनिटी, फेयर वेजेस, राइट्स के बारे में चीज है। कंटिन्यूअसली रेस्ट ऑफ द क्लासेस क्या करे, झगड़ा करे भाई, तुम नहीं हमें इक्वली ट्रीट कर रहे हो, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस द इक्वल ट्रीटमेंट। तो इसकी वजह से होता है कि फिर क्या, एक के पास हैव्स बहुत सारी चीजें है, दूसरे के पास हैव्स नॉट, तो भाई हैव्स नॉट वाले कभी ना कभी आगे तो झगड़ा करेंगे, ढिड़के आओ, क्लास स्ट्रगल होगा। ये सारी बातें अभी कही गई है। एंड ट्रीटीज, ये सारी बातें उन्होंने लिखी गई है दास कैपिटल में। दास कैपिटल, कैपिटल पैसा, पैसे के बारे में सोचना, इसी के लिए कार्ल मार्क्स जो थॉट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। एनल स्कूल से कहता है कि भाई कब तक, ओके उन्होंने ये कहा कि सोशल फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट, इकोनॉमी, लोकल कल्चर, और ये काफी इंपैक्ट करते हैं हिस्ट्री के सारे सब्जेक्ट्स को, हिस्ट्री के सारे इवेंट्स को। एनल स्कूल्स, ये फ्रेंच काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, इट फाउंडेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन इन द 20th सेंचुरी। उन्होंने ये कहा कि कंसिडर ऑर्डिनरी पीपल नॉट जस्ट लीडर इन हिस्टोरिकल स्टडी। लीडर के बारे में, राजा के बारे में कब तक लिखोगे मेरे भाई, हिस्ट्री कॉमन पीपल की भी है, वो कैसे जी रहा है, वो कैसे लड़ रहा है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में है। एंड इन्फ्लुएंस, इट शिफ्टेड फोकस फ्रॉम पॉलिटिकल इवेंट्स टू द ब्रॉडर सोसाइटल फैक्टर्स। जो ब्रॉडर सोशल फैक्टर्स है, रोजमर्रा की जिंदगी है, खाने की जिंदगी, एजुकेशन है, उसके बारे में कहां है बातें। ये एनल स्कूल में बात यहां पे करता है कि भाई बातें करता है, ट्रेडिशनल हिस्ट्री फोकस करती है लड़ाइयों के ऊपर, राजाओं के ऊपर, मेरा साम्राज्य, हिस्ट्री का है ये साम्राज्य, मेरा नहीं है ये साम्राज्य, मैं तड़प रहा हूं, मुझे हक नहीं है, मुझे खाना नहीं है, मेरे बारे में कोई लिखता नहीं है, सारी बात मेरे बारे में लिखी है। यही तो बदलने की आइडिया, यही बदलने का थॉट एनल स्कूल ने यहां पे कहा कि भाई कब तक राजा था, रानी थी, उसका बेटा था, कब तक राजा का बेटा राजा बनेगा, कब तक। व्हाट अबाउट दिस पीपल दे आर एक्चुअली अर्निंग अ लॉट एंड दे आर गिविंग प्रॉफिट टू द राजा, उनके बारे में कब पढ़ाई होगी। ये एनल स्कूल पे बात यहां पे करता है। फेमिनिस्ट, हमेशा से लगभग 50% पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली जो है यहां पे लेके बैठे हैं सारी फीमेल्स, एंड स्टिल उन्हें हम उतने अधिकार नहीं दे रहे हैं, उतना उन्हें हम इविडेंस हम बात करेंगे, उन्हें उतना हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कब तक, आपके खुद का नाम ही देखो भाई, डैश डैश, पिता का नाम, पिता का सरनेम, मेरी मां कहां है, मेरी मां, उसका नाम, उसका सरनेम कहां है, मेरी मां। तो भाई मां को उतना इंपॉर्टेंस नाम में ही नहीं दिया, तो सोसाइटी में क्या है। इसी चीज को बदलने के लिए, उसका कंट्रीब्यूशन को बदलने के लिए, री इंटरप्रेट हिस्ट्री को लिखने के लिए, वुमेन्स के पर्सपेक्टिव से उनके रोल और उनके कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए बातें लिखी गई।
क्रिटिक ऑफ मेल डोमिनेट, कब तक भाई मेल डोमिनेटेड हिस्ट्री लिखा जाएगा? मतलब जो पुरुष सोचते हैं उनके हिसाब से हिस्ट्री, उनके हिसाब से समाज की रचना। भाई अगर पुरुष बाहर जाके लड़ाइयां लड़ रहे हैं तो घर में कहीं ना कहीं उनको खाना मिल रहा है, उनका संसार जो है यहां पे संभाला जा रहा है। अगर ये घर पे नहीं होता तो कहीं जाके कैसे जाके मेल या पुरुष बाहर जाके काम करता? नहीं कर पाता। सही बात है ना? तो इसीलिए इन्फ्लुएंशियल फिगर सिमो दी बोवा सैल्यूट करना पड़ेगा उस हिस्टोग्राफर को जिन्होंने वुमन के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी, वुमन की सारी बातें यहां पे रखने का ट्राई किया एंड फोकस एरियाज रहा कि वुमन के एम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने लिखा, उनके यूनियंस के बारे में, रोल, फैमिली लाइफ, सोशल स्टेटस। भाई कब तक लड़ते रहेंगे इक्वल स्टेटस के लिए? कब तक? लिखा, बातें करी, लिखना है उन्होंने ये कहा। इंडिपेंडेंट सोशल क्लास बना 1990 के बाद, हम भी डिफरेंट डिफरेंट चीजों में काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा। हम ट्रेड यूनियन में काम कर रहे हैं, हम एज ए नर्स काम कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर हम काम कर रहे हैं, एज ए मैनेजमेंट हम काम कर रहे हैं। व्हाई द सोसाइटी इज नॉट ट्रीटिंग अस इक्वली? व्हाई ओनली मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव है हिस्ट्री में लिखने के लिए? क्या हमारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं? क्या हम मेहनत नहीं कर रहे हैं? क्या हम आगे नहीं जा रहे हैं? सो व्हाई यू नॉट प्रोवाइडिंग अस? माइकल फुको जी यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पे कहते हैं कि भाई कब तक तुम लिखोगे हिस्ट्री इवेंट की, मुझे जरा बताओ ना। अरे सोचो जरा उस आइडिया से, और क्या लॉजी ऑफ नॉलेज को जरा तुम पढ़ो ना। इंपॉर्टेंट वाली ये बात है। उन्होंने ये कहा कि क्रोनोलॉजिकल जो अरेंजमेंट है ना वो छोड़ दो मेरे भाई, उससे कुछ नहीं मिलेगा। घटना के बाद सिर्फ घटना ही है, लेकिन भाई वो घटना घटी क्यों, इसकी सोच कब सोचोगे? ओके, एम्फसाइज द अंडरस्टैंडिंग ट्रांजिशन इन हिस्ट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है। मतलब एक घटना, हम जंगल में रहते थे, पेड़ पे रहने लग गए, पेड़ से हम केव्स में चले लग गए, केव से हम नदी में आ गए। ये ट्रांजिशन हुआ क्यों, इसके पीछे की पढ़ाई, इसके पीछे के कारण समझोगे, एविडेंस इकट्ठा करके तो असली हिस्ट्री जानोगे, यही बात बताई गई है। स्टडीड मार्जिनलाइज्ड टॉपिक्स मतलब क्या? साइकोलॉजी के बारे में कब पढ़ोगे, मेडिसिन के बारे में कब जानोगे, प्रिजन में रखा गया हर एक कैदी कुछ ना कुछ तो कहता है, बोलो ना तुम यहां, लिखो तुम यहां। जो साइकोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन एक इमोशन से बना हुआ है, ह्यूमन एक भावना से बना है, उसके बारे में लिखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ह्यूमन अगर भावनाशील नहीं होता तो बहुत सारे इवेंट्स वो नहीं करता, बहुत सारी डिस्कवरीज वो नहीं करता, बहुत सारे इन्वेंशंस वो नहीं करता। इसी के बारे में माइकल फुको पे बात यहाँ पे कर रहे हैं। मेजर वर्क उनका रहा है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, कि जाओ जरा ढूंढो, ये सारा नॉलेज है उसके बारे में जानो, बूझो और नए तरीके से चीजें आगे बढ़ाओ। तो उन्होंने ये कहा कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर खत्म कर दो, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ो, क्योंकि इसी से काफी चीजें घटती है। साइंस ऑफ मेडिसिन काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें कैसे डेवलपमेंट हुई उसके बारे में सोचो समझो। प्रिजन एडमिशन में जब ये बंदा बैठता है तो क्या सच में उसमें बदलाव होता है? क्या सच में वो एक अच्छा आदमी निकल के बाहर आता है या फिर और बुरा हो जाता है? समझो इस बात को, हिस्टोरिकल एनालिसिस समझो, क्या ट्रांजिशन है उसको समझो, तब जाके बात बनेगी, तब जाके हिस्ट्री अच्छी तरह से सामने रखी जाएगी। हिस्ट्री लिखने के काफी मेथड्स है, हिस्ट्री बताने के काफी मेथड्स है, काफी डिफरेंट तरीके से हिस्ट्री बताई जा सकती है। इन सारे लोगों ने यही सारी बातें यहाँ पे कही है जो मैंने आपको अभी बताई। एंड जो हिस्ट्री है, हिस्टोग्राफी जो काफी अलग अलग तरीके से है, ये स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी जो आती है केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग। हिस्ट्री जो है ना काफी सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है। मैंने तो आपको एक होल हिस्ट्री बताया, लेकिन इसमें पेंटिंग की हिस्ट्री है, आर्किटेक्चर है, स्कल्पचर है, डांस है, ड्रामा है, ड्राइंग है, फिल्म है, टेलीविजन है, ई म्यूजिक के इस साल हम इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ेंगे टॉपिक्स की। कुछ लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट होगा, कुछ लोगों को ड्रामे होगा, कुछ को डांस में होगा, कुछ को एक्टिंग में होगा, कुछ को लिटरेचर में होगा, कुछ को स्पोर्ट्स में होगा, कुछ को टूरिज्म में होगा। हर एक की नीड इस साल हम पूरी करने वाले हैं। हिस्ट्री के इन सारे टॉपिक्स है, तो स्कॉलर बैच में जुड़ना भूलिएगा मत, क्योंकि आप ही के लिए बनाई गई है स्कॉलर लोगों के लिए स्कॉलर बैच। जिन्हें बनना है स्कॉलर वो भी स्कॉलर बैच में आ सकते हैं।
ओके ये सारी बातें मैंने आपको बताई। एंड आपके लिए आज मैं देके जा रहा हूं, ये आपको मिलेगा सोलर बैच में, टेबल ऑफ फिलोसोफर्स, मतलब एक एक फिलोसोफर का आपको मैंने टेबल दिया है, उनकी मेन आइडियाज क्या है, उनके कौन से बुक्स हैं एंड कौन से ईयर में पीरियड में वो आए हैं, ये सब इजी आसान तरीके से आपको दिखाने के लिए, रीड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ताकि रिवीजन काफी आसानी से हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स, लगता है ना कि सर डेट्स और ईयर याद में रहता नहीं, सर क्या करे कैसे करे समझ में आता नहीं, तो इसके लिए भाई ईयर्स आपको दिए गए हैं। ओके सिग्निफिकेंट इवेंट उस पर्टिकुलर ईयर में क्या क्या हुआ वो आपको दिया गया है, डेट ईयर फिर से दिया गया है एंड सिग्निफिकेंट इवेंट ये डबल मैंने आपको दिया है ताकि आपकी डबल डिवीजन हो। होता क्या है, आपने अंग्रेजी के वैसे ही वांदे लग जाते हैं, है ना, अपने अंग्रेजी के वैसे ही वांदे लग जाते हैं, इसके लिए मैंने आपको हिस्टोग्राफी का मीनिंग आपको दिया, उसका मीनिंग क्या, क्रोनोलॉजी का क्या, कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे दिया है, जो काफी इंपॉर्टेंट वाली ये सारी बात है। ओके जो आपको यहाँ पे समझना है, जानना है ना। देखो यहाँ पे भी वो है। अब ना ये एंड करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, चैप्टर के बारे में। ओके कुछ ब्लूप्रिंट है। अब इतना सब कुछ डिस्कस किया, देखो ये तभी करना है जब आपने चैप्टर पढ़ा है। ओके 2 मिनट की बात है। तो आपको समझना है कि क्या चैप्टर, क्या ट्रेंड रहा है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड क्या ट्रैप्स है और क्या फॉर्मूले आपको यहाँ पे समझने हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर चैप्टर से 6 मार्क का वेटेज इस पर्टिकुलर चैप्टर का आता है, 3 से 6 मार्क आपको गारंटी यहाँ से मिल सकते हैं। हम यहाँ पे 3 पेपर यहाँ पे पिछले 3 साल के पेपर हम यहाँ पे कर रहे हैं। स्कॉलर बैच में आपको 2019 से पेपर देने वाला हूँ, यहाँ पे आपको 3 बता रहा हूँ कि इस तरह का प्रिपरेशन होगा स्कॉलर में। मार्च 2025 में ओके 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जुलाई 6 मार्क का, मार्च 2026 में 3 मार्क क्वेश्चन पूछे गए। एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर 1 जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको काफी मार्क्स दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन 1 में वार्म, ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते नहीं, ओके ध्यान देना नहीं है। क्वेश्चन 2 जो होता है कंसेप्ट मैप एंड पैसेज, इसमें 0 मार्क लगभग आ चुके चैप्टर से। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रीजंस वाला क्वेश्चन जो आपको करना है। ओके देन कंसेप्ट मैप एंड पैसेज आपको करना है। ओके ये करना नहीं है, यहाँ पे 0 मार्क्स आ चुके हैं। ओके और सबसे इंपॉर्टेंट वाले जो मार्क्स यहाँ पे आते हैं वो आते हैं आंसर इन डिटेल। तो इस चैप्टर से आंसर इन डिटेल वाला जो क्वेश्चन है लास्ट 3 ईयर से आ चुकी है, भूलना नहीं, क्योंकि इसमें फोकस किया जाना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स, रीजंस एंड डिटेल वाले आंसर्स के ऊपर, यही वाले क्वेश्चंस आते हैं। और आपको बताऊंगा कि ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट है। मार्च 2025 में रॉन्ग पेयर के लिए क्वेश्चन आया। ओके ऑब्जेक्टिव की बात यहाँ पे कर रहा हूं, चूज अ करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पे क्वेश्चन आया और 2026 में चूज अ करेक्ट ऑप्शन। तो देखो ये पैटर्न काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड जो होता है पैटर्न की तरफ चलता है। ये पैटर्न अगर तुम समझोगे देन भाई एग्जामिनेशन काफी आसान हो जाएगी। सो यू मस्ट नो द बोथ द स्कॉलर ओके एंड देयर एग्जैक्ट वर्क, ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके आपको समझने जानना है। तो देखो होता क्या है, तो बोर्ड, वोल्टेयर कौन है भाई, बोर्ड का ट्रैप क्या है, अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि नहीं। जो हेगेल राइटिंग रीजन ओके द फैक्ट रोट रीजन इन हिस्ट्री, अभी तक ओके नो ट्रैप इट, ओके अभी तक कोई। रेने देखात रोट डिस्कस ऑन द मेथड, 2025 में क्वेश्चन 1 बी में द बोर्ड पे डेकार्ट विद द रीजन इन हिस्ट्री, दिस इज अ रॉन्ग पेयर। तो ये ना आपको उनके बुक्स ये ध्यान में रखने की, बोर्ड आपको पकड़ लेते हैं, है ना। आगे चलते हैं। अनस्टॉपेबल टॉपिक देखो, तो डिटेल मार्क वाला आंसर काफी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क का रीजन एंड 2 मार्क का रीजन, ये ना ध्यान में रख लो। और सबसे हॉट वाला टॉपिक अगर आज यहाँ पे करूंगा काफी सिंपल तरीके से, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एंड द वुमेन्स हिस्ट्री, ये टॉपिक काफी बार मतलब हॉट रहता है। ओके इसका आपको ध्यान में रखना है। द इफ यू ओनली स्टडी द कंसेप्ट इन दिस चैप्टर ओके मेक इट दिस वन, इट हैज अपीयर्ड 3 टाइम्स, ओके 3 बार ये आ चुका है बोर्ड में, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, जरा ध्यान में आपको रखना है ये टॉपिक। ओके अब देखो होता क्या है, तो डिकोडिंग फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मतलब क्या क्या सारी चीजें हैं कि एडिंग वुमन इनटू द हिस्ट्री दैट प्रीवियसली इग्नोर्ड देम, ये आपको लिखना है। रीथिंकिंग आपको करना, मतलब चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं मेल डाउन हिस्ट्री, ये सारे पॉइंट्स है। तो राइटिंग दी स्पेसिफिक कीवर्ड्स, देखो मैंने आपको बार बार बताया कि कीवर्ड्स मैटर्स अ लॉट, क्या ओके कीवर्ड्स आपके आंसर में काफी मैटर करते हैं, तो ये कीवर्ड्स को ध्यान में रखो और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि कीवर्ड्स ही आपको आगे लेके जाती है, कीवर्ड्स ही आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा मार्क्स देती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो आपको बता रहा हूं, ओके सीरियस तरीके से। क्वेश्चन 3 गारंटेड 2 मार्क्स आपको आते हैं। जैसे बात हम यहाँ पे करने वाले कि एक्सप्लेन विद द रीजंस, जैसे फुको कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, क्यों क्वेश्चन पूछा गया। ओके टारगेट 2 2025 और 26 में हिस्टोरिकल रिसर्च वाज ड्रिवन टू फोकस डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ, फेमिनिस्ट हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है रीजन वाला। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, चैप्टर बता रहा हूँ ताकि आपका ओवरऑल स्टडी यहाँ पे हो सके। स्कॉलर में इससे भी ज्यादा डीप स्टडी होने वाली है बाय द वे। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन ऑफ फुकोज आर्कियोलॉजी, ओके
उन्होंने कहा कि भाई ट्रेडिशनल माइनिंग पे फोकस मत करो भाई, फोकस तुम्हें करना है डिटेल के ऊपर, मतलब यू नीड टू जस्ट गो इनटू द ट्रांजिशन, फाइंड आउट कि ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, ये फुको यहाँ पे कहते हैं। तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री जुलाई 2025 से पूछा गया, ओके, फिर हिस्टोग्राफी 2025 पूछा गया। तो अब जो है ना क्लास स्ट्रगल पे फोकस करो, कार्ल मार्क्स पे फोकस करो, इस साल क्वेश्चन आएगा, ओके। एंड रिस्ट्रक्चरिंग हिस्ट्री फ्रॉम वुमेन्स पर्सपेक्टिव एंड सिमोन दी बोवो को आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट वाली बात है, ओके। आगे चलते हैं। एंड एनाटॉमी ऑफ 3 मार्क आंसर। तो पहले आपको लिखना है हिस्ट्री अबाउट द लिविंग पीपल, नॉट अब्सोल्यूट आइडियाज, ये कार्ल मार्क्स के बारे में, ओके। ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में लिखना है, रिजल्ट के बारे में आपको लिखना है, ये सारा मैंने आंसर आपको दिया है। ये ब्लूप्रिंट है आंसर लिखने की, 1 मार्क इसको, 1 मार्क इसको, 1 मार्क इसको, आपके 3 मार्क हो गए, ओके, चिंता की बात नहीं है। सो दिस ऑल अदर थिंग्स मैंने आपको दिया है, ओके। तो पहला फोकस करो स्कॉलर के बुक के ऊपर, रीजन के लिए फोकस करो, फुको के ऊपर फोकस करो, ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर फोकस करो, देन हेविट मार्क्स और फेमिनिस्ट के ऊपर फोकस करो। तो भाई ये आपका बन गया ब्लूप्रिंट, कुछ मुश्किल है नहीं है, ओके। बस इतना ही है, ज्यादा चीजें टेंशन की बात नहीं है। और ये जो चीज मैंने आपको अभी बताई, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ाई करना शुरू कर दो। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी सोशल साइंस में 95 प्लस में, वो अप्लाई करना अभी शुरू करो। मिलते हैं हिस्ट्री के नेक्स्ट सेशन में। मुझे लगता है कि शायद आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए, ये चैप्टर समझ में आए, तो लाइक जरूर दबाना, आपके दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना, सारे वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वाली बात कि कमेंट सेक्शन में लिखना मिशन 2027 में आप कितने परसेंट पाना चाहते हो। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन माय गाइस, ओके। लिखो मिशन 2027 कितने परसेंटेज पाना चाहते हो, 100 हो, 95, वॉट एवर परसेंटेज आप जो पाना चाहते हो वो लिखो कमेंट सेक्शन में। एंड आपकी जो डाउट्स है वो भी लिखना, सेशन कैसा रहा वो भी लिखना, क्या समझा वो भी लिखना, नहीं समझा वो भी लिखना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो टिल देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, बाय बाय।